आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद की क्रांति, यूरोप में राष्ट्रवाद पनपा क्यों, क्या कारण था, नेक्स्ट हमने आपको पीछे बता दिया है। आज के वीडियो में हम आप लोगों को क्रांतियों का युग, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप रहा है जहां पर राष्ट्रवादी भावनाएं भूख, कठिनाइयों व जन विद्रोह की भावनाओं से त्रस्त 1848 ईस्वी उदारवादियों की क्रांति सब मिला करके यूरोप में क्रांति को जन्म दे दिया। यूरोप महाद्वीप में कोई एक क्रांति नहीं हुई। क्रांति है क्या चीज, सबसे पहले हम आप लोगों को ले चलते हैं। क्रांति है क्या? तो क्रांति कोई एक सोची समझी चाल नहीं है। क्रांति एक ऐसी भावना है जो किसी भी राष्ट्र में कभी भी उत्पन्न हो सकती है। जैसे हमारे देश भारत में भी क्रांति हुई है, चीन में भी क्रांति हुई है, या आप यह कह सकते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहां क्रांति न हुई हो। क्रांति होने का मूल कारण है क्या चीज? आखिर दुनिया में क्रांति होती क्यों है? तो कभी भी जनमानस, बुद्धिजीवी वर्ग, श्रमिक, किसान, मजदूर जब उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देती है, वहां की सामंतशाही सरकार, वहां सत्ता में बैठे हुए धनाढ़ लोगों के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में क्रांति का होना लाजमी हो जाता है। तो इस तरह से दुनिया में यूरोप एक ऐसा महाद्वीप रहा है जहां के लोग बुद्धिमान थे। विश्व में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना अगर कहीं पैदा हुई तो आपको हमने पहले बता दिया था फ्रांस में। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की कहीं शुरुआत हुई तो इंग्लैंड रहा है। विश्व में धार्मिक क्रांति सबसे पहले, आपको यह भी बता दे रहे हैं कि क्रांति का एक कारण धार्मिक व्यवस्था भी होती है। जब वहां की जनता धर्म के अंकुश के नीचे त्राहिमाम करना शुरू कर देती है तो ऐसी स्थिति में वहां जन विद्रोह शुरू हो जाता है। तो वहां क्रांति होना स्वाभाविक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक बुराइयों के अंतर्गत जब जनता पिसने लगती है, वहां की सरकार, वहां की सामंतशाही व्यवस्थाएं, वहां के धर्माध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष जब लोगों का शोषण करना शुरू कर देते हैं तो उस राष्ट्र में क्रांति होती है। तो यह सारी भावनाएं, सारी व्यवस्थाएं अगर हमको कहीं देखने को मिली एक साथ तो वह महाद्वीप रहा है यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप में ही क्रांति क्यों शुरू हुई, तो आपको लेकर के हम चलते हैं पहली व्यवस्था की तरफ। यानी यूरोप में क्रांति का मूल कारण राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय। राष्ट्रवादी भावनाएं क्या होती है? एक निश्चित भूभाग पर एक निश्चित लोगों के द्वारा, जन समूह के द्वारा वहां की धरा, वहां की प्राकृतिक संपदाएं, सामाजिक भावनाएं, धार्मिक अस्मिता की तरफ कोई आंख न उठा पावे, ऐसी स्थिति, ऐसी सोच अगर किसी देश में बनती है तो आप कह दीजिए कि वहां राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। तो यूरोप महाद्वीप में वहां का ऐसा देश जिसका पेट नहीं भरता था, जिसका एक हाथ पेट पर होता था और दूसरा हाथ किसी व्यवस्था पर होते थे, यानी कार्य करने की कुशलता पर होता था, लेकिन वह भी देश राष्ट्रवादी सोच को रखने वाला देश होता था। यानी एक हाथ से पेट को पालना और दूसरे हाथ से राष्ट्र की अस्मिता और राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करना ही वहां के लोगों का पहली व्यवस्था हो गई। ऐसे में राष्ट्रवादी विचारधारा वहां पर उत्पन्न हो गया। जैसे कुछ देशों का हम नाम आपको बता दे रहे हैं, जैसे जर्मन में भी इस तरह से क्रांति हुई। इटली
हंगरिया, ऑस्ट्रिया ऐसे देश रहे हैं वहां के, जहां के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है। यहां तक कि ड्यूसेप मेसनी कहा करता था कि किसी भी राष्ट्र की व्यवस्था अगर बदलनी है, किसी भी राष्ट्र में परिवर्तन करना है, किसी भी राष्ट्र में क्रांति लानी है, तो क्रांति की मशाल वहां के नौजवानों के हाथ में थमा दो, परिवर्तन हो जाएगा सत्ता। जहां पर इस तरह की भावना पैदा होती है वहां क्रांति क्यों नहीं होगा। तो इस तरह से वहां पर अनेक ऐसे विद्वान हुए, अनेक ऐसे दार्शनिक हुए, अनेक ऐसे नेता हुए, सामाजिक शोषणकर्ता हुए, जिसने क्रांति की भावनाओं को पैदा किया और उस क्रांति की भावनाओं को पैदा करने का मूल दोष था राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय था। तो अब आप क्लियर हो जाइए, विश्व के किसी भी देश में, खाली यूरोप की बात हम नहीं कर रहे हैं, विश्व के किसी भी राष्ट्र में अगर क्रांति वहां हो रही है तो सबसे पहले क्रांति का मूल कारण होता है राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय। तो यह यूरोप में शुरू हुआ। दूसरा है भूख, कठिनाई व जन विद्रोह। तो यूरोप महाद्वीप में जो वहां के धार्मिक धुरंधर हुआ करते थे, धार्मिक धुरंधरों के द्वारा वहां की जनता से टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था। वहां के जो धर्मांध लोग हुआ करते थे वह शोषण किया करते थे। पंडा पुजारी, यहूदी, पादरी आदि वहां के जो चर्चाध्यक्ष लोग हुआ करते थे, उन सबने वहां की जनता का शोषण करना शुरू कर दिया। ऐसे में वहां की जनता यह सोची कि हमें तो धर्म के धर्मांधता में ढकेला जा रहा है और यह लोग आलीशान बिल्डिंगों में बैठ करके ऐसी कौन सी पूजा अर्चना कर लेते हैं कि इनकी व्यवस्थाएं हमसे बेहतर होने लगती है। तो वहां की गरीब जनता अब धर्म की तरफ नहीं, एक व्यवस्था की तरफ जगने शुरू कर दे। यानी राष्ट्र में ऐसी कौन सी व्यवस्था हम लाए कि हमारा पेट भरना शुरू हो जाए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जहां भूख होती है वहां धर्म नहीं होता है, वहां धार्मिक व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। तमाम लोगों ने कहा है, तमाम बुद्धिजीवी वर्गों ने भी कह दिया है, जैसे भीमराव अम्बेडकर ने खुद बोल दिया था कि अगर कोई व्यक्ति भूख से तड़प रहा है तो उसे मंदिर में जाने की जरूरत कदापि नहीं है। तो इस तरह से वहां एक व्यवस्था पैदा हुई। वहां के जनता में जब भूख की समस्याओं से सब ग्रसित हुए तो एक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट को हम जन विद्रोह करते हैं और वही जन विद्रोह किसका कारण बन जाता है, यानी क्रांति का कारण बन जाता है। दूसरी तरफ तीसरे पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। 1884 ईस्वी में उदारवादियों की क्रांति होती है। ये उदारवादी कौन होते हैं? ये उदारवादी जो है वह कोई हथियार चलाने वाले लोग नहीं होते हैं। अपनी बुद्धिमानी, अपनी अस्मिता, अपने विचार और अपने दया के भाव पर, व्यवस्था के भाव पर लोगों को यह जगाने की एक व्यवस्था करते हैं कि तो इस तरह से हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। 1848 ईस्वी में उदारवादियों के द्वारा जो क्रांति होती है वह भी राष्ट्रवाद को जन्म देता है। कुछ उदारवादी लोगों का हम नाम बता दे रहे हैं, जैसे जोसेफ मेसनी हो गया, रूसो हो गया, वॉल्टेयर हो गया। तो इस तरह से तमाम ऐसे दार्शनिक रहा करते थे, बुद्धिमान हुआ करते थे, जिसने राष्ट्र की व्यवस्थाओं को सजोने का काम किया। इसने विद्रोह किया। विद्रोह हथियार उठा करके लोग नहीं किए, अपने कलम के हथियार से वहां की जनता को जगाने का काम किया। क्या सोया है? तेरा राष्ट्र खतरे में है, तेरी व्यवस्थाएं ध्वस्त होती जा रही हैं, बड़े बड़े मनुष्यों का व्यवस्थाएं ध्वस्त होने की कगार पर पहुंचती जा रही है और तू अपने घरों में बैठा सो रहा है। यानी जनता को जगाने का काम उसने अपनी पुस्तक से किया। तो इस तरह से उनके पुस्तकों के माध्यम से एक जन संचार होता है।
उनकी उस व्यवस्थाओं की व्यवस्था से एक उद्घोष होता है, एक विद्रोह होता है। जनता, सर्वसाधारण वर्ग, चतुर्थ श्रेणी के लोग जब उसे पढ़ते हैं तो उनके भी अंदर एक उन्माद पैदा होता है, और वह उन्माद कोई साधारण उन्माद नहीं है, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का व्यवस्था पहले हुआ, बाद में क्रांतियों का युग शुरू हुआ। 1830 से लेकर के 1848 के मध्य लड़ाई चलती रहती है, और 1848 ईस्वी में आकर के उदारवादियों ने जो बिगुल फूंका, वही बिगुल क्रांति का मूल कारण बन गया। तो इस तरह से क्रांति क्या और उसका मूल कारण क्या है? तो क्रांति का मूल कारण कुछ नया नहीं है, वही पुरानी व्यवस्थाएं होती हैं। उन्हीं पुरानी व्यवस्थाओं के खिलाफ जब हम आगे जा जाते हैं, हम त्रस्त हो जाते हैं, हमारी भावनाएं विकल हो जाती हैं, तो हम एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम ऐसी सत्ता के खिलाफ रहेंगे, ऐसी व्यवस्था के खिलाफ रहेंगे, ऐसे सिस्टम को हम सहेंगे नहीं। तो इन सारी व्यवस्थाओं को ही, इन सारे सिस्टमों को ही जब जनता सिरे से खारिज कर देती है, तो आप समझ लीजिए कि वहां क्रांति का श्री गणेश शुरू हो चुका। तो यूरोप महाद्वीप में भी यही व्यवस्था होती है, जिसमें मुख्य श्रेय सबसे पहले फ्रांस को जाता है। वहां की शासन सत्ता के खिलाफ वहां की जनता विद्रोह करती है। वहां का जो शासक होता है लुई 16वां, जो कि एक आताताई और लंपट शासक होता है, जो अपने पत्नी के पहलुओं में दुबका रहता है, और तो और जनमानस के खिलाफ नए नए षड्यंत्रों को रचता रहता है। जैसा हमने आपको पहले बता दिया है कि डॉक्टर गुलोटिन को उसने व्यवस्थित करके, उन्हें समझा करके मशीन तक बना डाली कि कौन हमारे खिलाफ भड़कता है और लोगों को भड़काता है। तो उसमें अधिकांश जो भी लोग थे, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे जनता हो, चाहे जनमानस का कोई सदस्य रहा हो, चाहे धर्माचार्य रहा हो, जो भी था, लुई 16वां के खिलाफ अगर जाता था तो गुलोटिन मशीन में डाल करके उनकी मुंडियों को छांट दिया जाता था। हालांकि हस्त बहुत दिनों तक चला नहीं। जब वहां की जनता जब गई, वहां की व्यवस्थाएं सोच ली कि हमें इन्हें हटा देना है, तो आपको पता होना था कि लुई 16वां और उसकी पत्नी जो ऑस्ट्रिया की लाडली थी, राजकुमारी थी, मेरी अंतोवान, दोनों लोगों को वहां की जनता ने, और तो और आप एक चीज और जान लीजिए कि लुई 16वां को पकड़ने का काम किसी मर्दों ने नहीं किया था। वहां की 10,000 औरतें ने बरसाई की तरफ दौड़ते हुए अपने हाथों में बेलन, अपने हाथों में चाबुक, अपने हाथों में हंसिया, हथौड़ा लेकर के बरसाई की तरफ वो सब पहुंच गई। बास्टिल दुर्ग का उसने घेरा डाल दिया और मौज करके लुई 16वां उसके परिवार समेत उन्हें गुलोटिन मशीन में डाल दिया जाता है। तो इस तरह की भावनाएं, इस तरह की सोच एक सत्ता का परिवर्तन करने में व्यवस्थित होता है। इस तरह से क्रांतियों का मूल कारण है एकीकरण, एक राष्ट्र, एक ध्वज और एक व्यवस्था होगी। तो इस तरह से एक क्रांति का मूल कारण होता है। इसके बाद है सत्ता के खिलाफ विद्रोह। आपको हमने पहले बता दिया कि सत्ता के खिलाफ जब जनता आगाज करती है, जनता जब फैसला ले लेती है, तो बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। उन्हीं बड़े बड़े सिंहासनों में यूरोप महाद्वीप के तमाम जो धुरंधर लोग थे, तमाम निरंकुश शासक थे। निरंकुश शासक का मतलब जिनके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस का सम्राट लुई 16वां तो खुद कह दिया कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। जहां इस तरह का शब्द बोला जाता है, जहां इस तरह की सोच रखी जाती है, तो ऐसे सत्ता के खिलाफ
क्या विद्रोह नहीं होगा? तो विद्रोह हुआ क्रांति का मूल कारण। अगला है धर्मांधता। धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा था, धर्म के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा था, धर्म के नाम पर गरीब जनता से टैक्स लिया जा रहा था, धर्म के नाम पर उनका आर्थिक विकास छीन करके उन्हें धार्मिक धर्मांधता में ढकेला जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में वहां का नौजवान, वहां की पब्लिक, वहां का जनमानस यह कहा कि हमें नहीं चाहिए ऐसा धर्म, हमें पहले राष्ट्र चाहिए, हमारे राष्ट्र की व्यवस्था चाहिए, हमें पूरी दुनिया पर कब्जा करना है, पूरे वर्ल्ड को जीतना है। जहां इस तरह की सोच पैदा होती है वहां धर्मांधता का कोई मतलब नहीं रह जाता है, यानी धर्मांधता का बहिष्कार होता है। तो यह क्रांति का कारण हुआ। लास्ट है मानवतावादी सोच। हमें नहीं चाहिए ऐसा भगवान, हमें नहीं चाहिए ऐसा कृष्ण, ईसा मसीह, यहूदी या क्रिश्चियन, किसी की भी हमें पूजा नहीं करनी है। हमारा अगर सबसे बड़ा कोई पुजारी है, हम अगर सबसे बड़ा इष्ट देव अपना मानते हैं, हमें अगर हमारा कोई गॉड है तो वह सिर्फ मानव है। अर्थात मानवता की सेवा, मानवता की सेवा करना, इस तरह की सोच अगर हमने पैदा कर लिया तो हमने पूजा कर लिया। इस तरह की सोच यूरोप महाद्वीप के हर देश के नौजवानों के अंदर आना शुरू हो गया। इस तरह से मूल कारण था क्रांतियों का। इस तरह से ऐसी स्थिति बदलती जाती है। तो इस तरह से अब फ्रांस में क्रांति का कारण, क्रांति क्यों, कैसे, आपको तमाम इन बिंदुओं पर हमने बता दिया। अब उन क्रांति व्यवस्था के बाद एक सिस्टम क्या बनता है, वहां का एक मसीहा आता है जिसका नाम कोई अछूता नहीं होता है, जिसे हम नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा शख्सियत होता है, एक साधारण जमींदार के घर से निकलता है, एक साधारण सैनिक के रूप में वह आता है, हमारे सामने पेश होता है। इंग्लिश व्यवस्थाओं के अंतर्गत वह एक सैनिक एकेडमी में पढ़ता है और पढ़ने के बाद एक सोच उसके अंदर बनती है कि हमें फ्रांस की व्यवस्था बदलनी है, फ्रांस में एक छत्र साम्राज्य की स्थापना करनी है और फ्रांस के झंडे के नीचे पूरी दुनिया को हमको झुका करके रख लेना है। यानी पूरी दुनिया में अगर कहीं का झंडा फहरेगा तो उसे फ्रांस का झंडा फहरेगा। ऐसी सोच, ऐसी भावना अगर किसी के अंदर पैदा हुई थी सबसे पहले तो वह था नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस तरह से सबसे पहले उसने फ्रांस में किस तरह से कैसे अपनी व्यवस्था को स्थापित किया, इसे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि उसने इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि को किस तरह से अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है, इंग्लैंड से कैसे वह लड़ता है, रूस पर वह किस तरह से अटैक कर देता है। आज आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में बताया जाएगा आपको। इसी के साथ धन्यवाद।